प्रगति के मानदंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है? लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समाज में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पालन पोषण, शिक्षण, जीविका के लिए रोजी रोटी का उचित प्रबंध करना समाज की जिम्मेदारी है। मनुष्य के प्रगति का मानदंड क्या है? जब समाज मनुष्य के प्रति अपने सभी दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा से करता है तो मनुष्य की प्रगति होती है। समाज से मनुष्य का पोषण करना ही प्रगति व विकास का मुख्य मानदंड है। लेखक के अनुसार व्यक्ति के मूल अधिकार क्या होने चाहिए? लेखक के अनुसार मनुष्य के न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीवन यापन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हमारे मूल अधिकार होने चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य को उसके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत करना व मनुष्य के विकास में समाज के दायित्व का बोध कराना ही लेखक का मूल उद्देश्य है। न्यूनतम व व्यवस्था शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। न्यूनतम, उच्चतम, व्यवस्था, अव्यवस्था। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समिष्ट का जीवमात्र प्रतिनिधि व उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा युक्त अनेक यशणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरा है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में कौन होना चाहिए? लेखक के अनुसार हमारी संपूर्ण व्यवस्था के मध्य अर्थात केंद्र में मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य ही ब्रह्मांड का आधार है। पृथ्वी पर जीव का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा उसका साधन मनुष्य ही है। मनुष्य का लक्षण क्या है? टीवी, इंटरनेट आदि भौतिक उपकरण मनुष्य को सुख पहुंचाने के साधन हैं। उसका लक्ष्य नहीं है। मनुष्य इन साधनों से सुख तो प्राप्त कर सकता है, परंतु इन्हें अपना लक्ष्य नहीं मान सकता, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य निरंतर प्रगति करनी है। लेखक के अनुसार कौन सी व्यवस्था अधूरी कहलाती है? लेखक के अनुसार जिस व्यवस्था में संपूर्ण मानव जाति के स्थान पर अकेले मानव पर विचार किया जाए, अर्थात केवल एक ही मनुष्य के विकास पर बल दिया जाए, वह व्यवस्था अधूरी कहलाती है। भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार एकात्म मानव है। भारत की संपूर्ण सृष्टि में एकत्व दृष्टिगत होता है, इसलिए हमें एकात्म मानववाद के आधार पर जीवन में विकास करना होगा। समिष्ट व पूर्ण शब्दों के विलोम शब्द। समिष्ट, व्यष्टि, पूर्ण, अपूर्ण। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। वे वहाँ किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध एवं वहाँ के दलों के अनुकृति मात्र हैं। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं, इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय राजनीतिक दलों के विषय में लेखक क्या विचार है? लेखक भारतीय राजनीतिक दलों के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि भारत के अधिकतर राजनीतिक दल पश्चिमी देशों के विचारों से प्रभावित होकर उन्हें ही आधार मानकर चलते हैं। भारतीय दल पश्चिम के राजनीतिक दलों की नकल मात्र है। लेखक के अनुसार भारतीय राजनीतिक दल विकासशील भारत का मार्गदर्शन क्यों नहीं कर सकते?
लेखक के अनुसार भारत के अधिकांश राजनीतिक दल विकासशील भारत का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वे पाश्चात्य विचारों का ही अनुसरण करते हैं। वे भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा का दिखावा मात्र करते हैं। पुरानी रूढ़ियों का समर्थन करने वाले दलों के विषय में लेखक का क्या मत है? पुरानी रूढ़ियों का समर्थन करने वाले कुछ राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और गौरव को विकास के मार्ग की रुकावट समझकर पुरानी रूढ़ियों का समर्थन करते हैं। भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्वों की ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में अधिकतर राजनीतिक दलों की पाश्चात्य विचारधाराओं से संचालित होने और राजनीतिक दलों की भारतीय संस्कृति के प्रति संकीर्ण मानसिकता को प्रकट करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। राजनीतिक व अनुकृत शब्दों में क्रमशः प्रत्यय तथा उपसर्ग छांटकर लिखिए। राजनीतिक एक प्रत्यय है, अनुकृति उपसर्ग है। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियों परखियों के साथ संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परखियों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश प्रगति के मानदंड पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। लेखक के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? लेखक के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का मुख्य कारण युग के अनुकूल परिवर्तन न करके पुरानी प्रथाओं रूढ़ियों को अधिक महत्व देना है। युगानुरूप परिवर्तन एवं विकास नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? युगानुरूप परिवर्तन व विकास नहीं होने का मुख्य कारण हमारी प्राचीन रूढ़ियाँ, परंपराएं, कुप्रथाएं हैं, जिन्हें समकालीन समय में मनुष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्व देने के कारण हमारी प्रगति रुकी गई। भारतीय नीतियां एवं सिद्धांत किस प्रकार विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए हैं? भारतीय नीतियां व सिद्धांत विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गए हैं, क्योंकि विदेशियों के साथ होने वाले संघर्ष और उन परिस्थितियों से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए तरीके या तो विदेशियों ने जबरदस्ती थोपे हैं या स्वयं हमने उनकी नकल करके नीतियों एवं सिद्धांत निर्मित कर लिए हैं। परिस्थिति व सांस्कृतिक शब्दों में क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय छाट कर लिखें। परिस्थिति परि उपसर्ग है, सांस्कृतिक एक प्रत्यय है।